मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हिंदी के मॉडल सेट 1 को सॉल्व करके दिखाएंगे। और आपको बता दें कि हिंदी के पेपर को जब आप लिखिएगा उस समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और आपको 100 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं अगर आप सही सभी प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो। चलिए आइए बात करते हैं कि सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है। और आपको पता होगा इसका उत्तर, जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे तो नीचे कमेंट करते जाइएगा जिससे आपको तैयारी बढ़िया से हो जाए, आपका अभ्यास होते चला जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा प्रेमिका, प्रिया या प्यारी या फिर प्रियतमा। आपको बताना है कि प्रीतम का स्त्रीलिंग क्या होता है। आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं, तो याद कर लीजिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रियतमा होता है, यानी कि प्रीतम का स्त्रीलिंग जो होता है वह प्रियतमा होता है, ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट और कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो मदन थे वह कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, 3, 1, 2 या फिर 4। तो मदन ने कासू के जो है वह कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे, यानी ऑप्शन जो होगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको पता है उत्तर तो बताते जाइए जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। तो देखिए दधीची की हड्डी से जो बना था वह क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द है। आपको शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। और आपको एक अलग से हम वीडियो बना करके दे देंगे जिसमें कम से कम 30 से 40 50 प्रश्न रहेगा केवल शुद्ध शब्द का। अगर वह वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको पता हो जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन कौन से आपके परीक्षा में आता है। वही शुद्ध शब्द आपको एक जगह बता देंगे जिससे दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें से बताना है आपको कि शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको जब शुद्ध शब्द हम 30 से 40 प्रश्न दे देंगे उसी में से आपको पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि कान भरना मुहावरे की सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह निंदा करना होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यह पीडीएफ चाहते हैं जो यह क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर के चैनल का नाम लिखिए DLS एजुकेशन, या आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं मंटू सर, MANTUSIR, मंटू सर लिखिएगा तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी में यह PDF आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, समस्तीपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में, या सोनपुर बिहार में, या फिर धर्मपुर बिहार में। तो देखिए अनामिका का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। काफी ज्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है उच्चारण स्थान से। तो ये भी वीडियो अगर चाहते हैं कि हाँ सर इस पे भी वीडियो बना दीजिए अलग से एक, जिसमें कम से कम 30-40 प्रश्न रहे, जिससे हम लोग को दिक्कत ना हो, कहीं से भी प्रश्न आए तो हम लोग आसानी से बना दे, तो आप हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। तो ई का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि ई का उच्चारण स्थान तालु है। क्या हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण क्या होता है आपको ये बतानी है। तो देखिए गुण संधि का जो उदाहरण है इसमें से ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा महाधन ईश्वर महाईश्वर। क्या हो जाएगा, महाधन ईश्वर महाईश्वर। जो इसमें प्लस लिखा गया है ना उसे हम लोग धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में धन बोलते हैं। महाधन ईश्वर यानी कि माहेश्वर, यानी कि हो जाएगा यह गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 7 कोड़ी होता को जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था आपको ये बतानी है। तो आपको पता है तो बताइए, वैसे बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
हमारे 300 प्लस क्वेश्चन की महासीरीज और 10 सेट मॉडल का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समझ जाइए कि पूर्ण रूपेण आपकी तैयारी हो जाएगी। और 200 प्लस क्वेश्चन की आपकी सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आने वाले हैं अब लगातार। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का भी 200 प्लस क्वेश्चन का न छोड़िएगा, क्योंकि वही 200 प्रश्न में से आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, उससे बाहर नहीं पूछी जा सकती है। पिछले कई सालों का पेपर उठा करके वह क्वेश्चन को बनाया गया है, आपको एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिला करे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में जो मुख्य पात्र है वह मुख्य पात्र कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो किसकी रही है नगर पाठ में। तो नगर पाठ में रही है किसकी रही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की, पपाती कर रही है। किसकी? पपाती कर रही है, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बढ़ते ढहते विश्वास, यहाँ पे बढ़ते नहीं ढहते विश्वास होगा, ढहते होगा विश्वास, यहाँ पे टाइप गलत हुआ है, मिसटाइप कर दिया है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास है, यहाँ पे बढ़ते की जगह ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, आपको ये बताना है। कन्नड़, तमिल, उड़िया या फिर गुजराती। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि उड़िया भाषा से है, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, आप पढ़े होंगे। तो अमराई का कुआं कहाँ है, आप रंगप्पा वाला जो चैप्टर है मंगमा वाला, उसी में आप पढ़े होंगे अमराई कुएं के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो ठीक है, रास्ते में जब मंगमा दही बेचा करती थी, जाया करती थी, तो बीच रास्ते में क्या करता था, अमराई का कुआं पड़ता था जहां पे मंगमा बैठा करता था। ठीक है, और वो पैसा के कर्ज के चक्कर में क्या किया, उसकी हाथ वगैरह सब चीज पकड़ लिया था, ऐसा घटना हुआ था। पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सात कोड़ी होता कथाकार है। सात कोड़ी जो होता है वह कथाकार है। कहाँ के कथाकार है, पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या फिर हिंदी के। तो हो जाएगा उड़िया की, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आपको ये बतानी है। तो देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, वह कहते हैं कि जो किताबी ज्ञान है उसे तो होना चाहिए, लेकिन हृदय शिक्षा किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी से कैसे प्यार करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, ये इस तरह का जरूर शिक्षा होनी चाहिए सबके पास। तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि अवनियों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचनाएं लिखी थी। अवनियों के जो आप चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो 19 दिनों में जो वो रहे थे लेखक, उन दिनों में वो कितने गद्य रचनाएं की थी, आपको ये बतानी है। अवनियों वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा जरूर एक बार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उन्होंने 27 जो है उन्होंने गद्यांश रच दी थी, लिख दी थी 27, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी, किसकी कहानी है, सीता की कहानी है। सीता किसके, रोटी के लिए वो क्या करते थे, उनके बेटे हमेशा दल बदल करते थे, मतलब कि एक बार उनके यहाँ फिर उनके वह, यानी कि अपने बेटे की तरफ वो भेजते रहते थे अपने भाई की तरफ, है ना। सीता की कहानी आप पढ़े होंगे। तो कह रहा है प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन कह रहा है उड़िया, गुजराती, राजस्थानी या फिर कन्नड़, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजस्थानी से है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बड़ा ही मजेदार कहानी है सीता की, यानी कि धरती कब तक घूमेगी। कहानी पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा और पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा। अगर नहीं तैयारी हुई है तो आपकी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और हम आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तो बताने वाले ही, अब लगातार बता रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत तो होने वाले नहीं है। यानी कि अगर आप 200 प्लस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव प्रश्न और 300 प्लस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक सब्जेक्ट का अगर कर लेते हैं तो समझिए कि 500 क्वेश्चन तैयारी हो जाएगी। और 500 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कहीं पूछा ही नहीं जा सकता है ना। और 10 मॉडल सेट आप कर लीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि मॉडल सेट में क्या होता है, कहीं कहीं से प्रश्न रहेगा, सारे चैप्टर को मिला करके प्रश्न रहेगा। तो सारे चैप्टर को जो मिला करके प्रश्न रहेगा तो आपको अनुभव हो जाएगी कहाँ से और कौन कौन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर जो है आपको ज़्यादा करना सर। तो कह रहा है प्रश्न अगला कि पपाती को कौन सा रोग था, जो पपाती थी वो कौन से रोग से ग्रसित थी। पपाती वाले भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पपाती जो थी
वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। किससे रोग से? तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला हुआ था? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी जो है वो पुरस्कार मिला हुआ था? तो उन्हें मिला हुआ था दुष्चक्र में सृष्टि के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? ये शब्द जो है वो किसने कहा था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर के भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का 20 नंबर यानी कि 20 नंबर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं या माना है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो आपका पहला ही चैप्टर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह किसे मानते हैं? तो वह मानते हैं जाति प्रथा को। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो क्या है, सबसे ज़्यादा जाति प्रथा है कि अगर आप छोटी जाति के लोग हैं तो आप छोटा ही काम करेंगे, किसी के सामने आप बात नहीं कर सकते हैं। किसी के सामने आप, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा जात का है, बड़ा कास्ट का है, तो उसके सामने आप क्या कर सकते हैं, आपका आवाज़ ऊंचा नहीं होनी चाहिए, आपको नीचा ही रहना पड़ेगा। अगर आप छोटे कास्ट के हैं तो खेतों में काम करेंगे, मजदूर के रूप में काम करेंगे, छोटे जाति के लोग हैं। तो ऐसी जो है बनी हुई है भावना, और ये बहुत गलत चीज़ है। अगर छोटे घर का व्यक्ति हो, छोटे खानदान का हो, छोटे जात का हो, अगर वो कुछ करना चाहता है दुनिया के लिए, तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़े कास्ट के होते हैं, उसे दबा देते हैं जिससे कुछ न हो पाता है। तो ऐसा नहीं होने चाहिए, और इसे ही क्या माने हैं, वो सबसे बड़ा कारण माने हुए हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हम सभी का प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक जो रूप होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह होनी चाहिए, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए, या तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह होनी चाहिए, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह होनी चाहिए? तो देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होनी चाहिए वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। क्योंकि दूध को अगर उसमें पानी को मिला दीजिएगा, मतलब दूध में अगर पानी आप मिला देते हैं तो वह दूध ही की तरह दिखाई देता है, हल्का भी अंतर नहीं दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के अगर दूध कम हो जाए पानी ज़्यादा कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर गाँव में जैसे कि दूध बेचने वाले कोई भी आते हैं या कहीं पे भी, तो अक्सर देखते हैं आप लोग कि दूध में पानी को मिलाया गया होता है, तो हम लोग को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है कि हाँ इसमें क्या हुई है, पानी का मिश्रण है। तो भाईचारे का भी रूप वैसा ही होना चाहिए कि हम लोग को किसी और को पता ना चले कि हाँ इसके अंदर कुछ है ना, इस तरह से होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वह किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, या फिर सिंह साहब का? तो देखिए, मदन जो था पुत्र वह था आपका गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका था? गिरधर लाल का, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? जो 20 की दांत है वह कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, या फिर मनोवैज्ञानिक कहानी है? किस प्रकार की कहानी है आपको ये बतानी है। तो देखिए, 20 की जो दांत है, 20 की दांत, वह आपकी मनोवैज्ञानिक की कहानी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? लघु मानव, महामानव, या प्राचीन मानव, या फिर निर्धन मानव, क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है वो किसकी रचना है, आपको ये बतानी है। तो देखिए, दोहा कोश जो रचना है वह रचना है सरहपाद की, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, या फिर पटना के पास? तो देखिए, बेतना जो है वह था पटना के पास, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के
कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार आई थी, जो कि चोरी का इंजाम लगा दी किस पे, बहादुर पे, कहानी पढ़े ना बहादुर वाला, चोरी के इंजाम लगा दी। तो कितने रुपए की चोरी के इंजाम था, मतलब कि वो कितने रुपए बोली थी कि चोरी हो चुका है मेरा, तो वो बोली थी 11 रुपए। मात्र 11 रुपए की ही बात थी और पूरा का पूरा सब चीज खत्म हो गया, बहादुर भाग गया, है ना। ये कहानी आप पढ़े हैं, बड़ी मजा आया होगा, है ना। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा आपको आगे चल करके। समय काफ़ी कम है और जितना भी समय है सब अनोखा समय आपके पास बचा हुआ। दिन रात मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, आप कमेंट कीजिए, सबका कमेंट पढ़ते हैं। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के लाइक आपको जरूर करते हैं, आपको पता ही है। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। जो शेक्सपियर थे वो कौन थे। ऑप्शन कह रहा है नाटककार थे, या फिर कहानीकार थे, या उपन्यासकार थे, या निबंधकार थे। आपको ये बताना है कि शेक्सपियर जो थे वह शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर थे नाटककार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज जी की, जो पंडित बिरजू महाराज हैं, उनको संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार हुआ था वह कब प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। तो उनको प्राप्त हुआ था 1964 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। सुजान रसखान जो है वह किसकी रचना है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रसखान की है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। किसकी है, रसखान की ही, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था। संतू जो है, मछली वाला चैप्टर आप पढ़े हैं, तो संतू जो है मछली लेकर के क्यों भागा हुआ था। बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो संतू जो मछली लेकर भागा था वह कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी। सुलोचना जो थी वह क्या थी, आपको ये बताना है। अभिनेत्री, गायिका, या फिर मंत्री, या फिर नर्तकी। तो वह थी सुलोचना जो थी अभिनेत्री थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉलस्टॉय कौन थे। जो टॉलस्टॉय थे वह कौन थे, आपको ये बतानी है। तो टॉलस्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुरु नानक थे उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था नानकाना साहब, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि रहीरास किसकी कृति है। रहीरास जो है वह किसकी कृति है, आपको ये बतानी है। तो रहीरास जो कृति है वह गुरु नानक की ही है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि किसने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ये शब्द किसने कहा था, आपको ये बताना है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ये शब्द जो है वह किसने कहा था। तो वह कहते भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। जो मनमानिक है उसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। तो उसमें जो अलंकार है वह रूपक अलंकार है, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रेमघन किस युग के कवि थे। जो प्रेमघन थे वह किस युग के कवि थे। तो वह भारतेंदु युग के कवि थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। जो प्रेमघन है वह किस समाज की रचना की थी। तो वह रचना किए थे रसिक समाज की, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि प्रेमघन का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मतलब कि कहाँ पे हुआ था। मिर्जापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फिर बनारस में। तो देखिए प्रेमघन का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मिर्जापुर, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में जो है वह क्या सही है। तो ग्रामवासिनी, यानी कि गाँव में निवास करना उनके लिए बहुत ही बढ़िया संबंध है उनके लिए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में ही निवास करती है, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जो है वह जुड़ा हुआ है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन सी। हालांकि यह अंतिम में टाइप हो चुका है, हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगवाद। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? जो कुंवर नारायण हैं वह कैसे कवि है, आपको ये बताना है। तो देखिए कुंवर नारायण जो है वह एक रहस्यवादी कवि हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वीरेन डेंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? वीरेन डेंगवाल किस विचारधारा के कवि है, आपको ये बताना है। आप बताते जाइए, आपको पता है तो टाइप करिएगा, तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा और ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी के रहस्यवादी। और अंतिम में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे न डबल टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको इसमें से ये बताना है। तो देखिए पुल्लिंग की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए कपट, यानी कि ऑप्शन ए आपका पुल्लिंग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यानी कि एक वचन नहीं है, यानी कि वह अलग होनी चाहिए, एक वचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन के रूप में होनी चाहिए। तो हो जाएगा समाचार। समाचार जो होता है वह न्यूज होता है, न्यूज वही है आपका, एक वचन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए। हालांकि उसे हम लोग न्यूज कहते हैं, लेकिन न्यूज जो है वह एक वचन नहीं होता है, कभी भी वह सिंगुलर नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का जो अर्थ होता है वह क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। कहना, संख्या, बताना या फिर ये सभी? तो ये हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों के करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया होगी? जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है वहां कौन सी क्रिया होगी, आपको ये बतानी है। तो वह क्रिया होगी प्रेरणात्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते क्या हो गए? थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अश्मापिक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हम सभी का कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द हैं। आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें जो रेखांकित शब्द है वह रेखांकित शब्द आपको बतानी है कि क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए कि प्रविशेषण है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरसना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या अर्थ है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ी धूप होना, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दाह्य कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसमें जो है कौन सा कारक है, आपको ये बतानी है। फटाफट से बताइए, आपको पता है तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? अपादान। अपादान है, क्या है? घर से बाहर गया। वह कहां से बाहर गया है? तो घर से बाहर गया है, यानी कि वह अपादान है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो है वह किस समास का उदाहरण है? समास वाला जो आप चैप्टर पढ़ाए हैं हम आपको, वह जरूर वीडियो देख लीजिएगा। समास से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में आपकी। तो समास वाला जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको पूरे के पूरे एक ही वीडियो में समास खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है।
और आपको पूर्ण रूप में याद हो जाएगा। उसमें 25 शायद क्वेश्चन बताए थे केवल समाज से, और वही सभी प्रश्न है। और ये उसमें भी एक प्रश्न बताए हुए थे, देखिए यहाँ पे भी प्रश्न आ चुका है, तो वो वीडियो जरूर दिखेगा। तो लंबोदर कौन सा समास का है, तो हो जाएगा बहुब्री, यानी कि ऑप्शन सी। कैसे बहुब्री है ये बात आपको हमने पहले बता दिया है। अगला प्रश्न है कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है आपको बताना है, और ये भी प्रश्न आपको हमने बताया है, ये है द्विगु समास का। क्यों है आपको उसमें बता दिए हैं, फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी बता देते हैं कि जिसमें संख्या आ जाए जो शब्द में सबसे पहले, वह आपका द्विगु हो जाता है। तो दशमुख यानी कि 10 आ जा रहा है, 10, तो 10 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, आपको इसमें उपसर्ग बताना है। तो अनुवाद में है आपका अनु उपसर्ग, जो शब्द के पहले रहता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंतिम रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के पहले क्या चीज़ है, मतलब शब्द में जो पहले लगा हुआ अनु लिखा हुआ है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो हम सभी का प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि अर्थ का विपरार्थिक शब्द क्या होता है। विपरार्थिक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। अर्थ का विलोम शब्द यानी कि विपरार्थिक जो शब्द होता है वह क्या होता है, आपको ये बतानी है। तो इसका सब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कि अनर्थ होता है। अर्थ का अनर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में जो है वह कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बतानी है। तो विज्ञान में आन प्रत्यय है। विज्ञान जो शब्द के अंतिम में लगे, यानी कि आन प्रत्यय है, ऑप्शन हो जाएगा सी। विज्ञान में आन प्रत्यय, ओके, याद करके लिखिएगा। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, और अंतिम में आप हमें अब जरूर बताइए कि कितने प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है। और प्रश्न कह रहा है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको इसमें बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गरुड़, कबूतर या परिंदा या फिर क्षितिज। तो देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द को किसी दूसरे शब्दों के जरिए भी उसे संबोधित किया जाए, बोधित किया जाए, यानी कि बताया जाए, तो हो जाएगा परिंदा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो आप हमें नीचे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिससे कि आगे से वीडियो सभी मिल सके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐप को नहीं डाउनलोड किए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी वीडियो देखे सारे वीडियो देखिए।